5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:25 पे यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं अपने 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। फ्लाइट में टोटल 14 क्रू मेंबर है, जिन्हें लीड किया जा रहा है लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेरर द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम भी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम आ गई। कंपास काम करना बंद कर देता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी फेल। इन्हें पता नहीं है कि इनकी पोजीशन कहाँ है एक्चुअली में। ये बाकी प्लेन्स के पायलट से भी पूछते हैं और उनके भी डिवाइस काम नहीं कर रहे थे। मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 लीडर टेलर को लगता है कि उनके विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो बाकी अपने सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन जो क्रू मेंबर होते हैं अदर पायलट्स के, अदर प्लेन के जो क्रू मेंबर होते हैं, वो एक्चुअली में कहते हैं कि हम अभी ईस्ट में ऑलरेडी है और उन्हें वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है और शाम के 7 बजे के आसपास लीडर के आखिरी रेडियो मैसेज के साथ वो प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और वो मैसेज था, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. आज के दिन तक इन प्लेन्स के बारे में हम नहीं जानते कि ये कहाँ पर है, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट जिसका नाम था मरीनर, वो टेक ऑफ करता है। 13 लोगों का एक क्रू मेंबर जिसका मिशन था इन फ्लाइट 19 को ढूंढना, ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब हो जाता है। फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मरीनर के भी 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन कोई आता पता नहीं चलता। ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की और ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ पार्ट मिलता है। और जिस जगह ये एयरक्राफ्ट गायब होते हैं उसे हम आज की तारीख में बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, क्या है बर्मुडा ट्रायंगल, क्या है बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में है। यूएस स्टेट फ्लोरिडा से लेके पोर्टो रिको आइलैंड और बर्मुडा के बीच में है। और क्योंकि ये 3 मिल के ट्रायंगल बनाते हैं, इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल को पहले कई नामों से जाना जाता था, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, द लिंगो ऑफ द लॉस्ट, ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सी ऑफ डूम। लेकिन पहली बार लोगों ने इसे बर्मुडा ट्रायंगल तब बोलना चालू किया जब विंसेंट गैरिस एक आर्टिकल ने पब्लिश किया अर्गोजी मैगजीन में, और उसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलके बना है और जहाँ पर कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ हो रही है। और जब ये आर्टिकल उन्होंने लिखा तो उस आर्टिकल का नाम था डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। उसके बाद जब भी इसके बारे में बात हुई, लोगों ने इसे बर्मुडा ट्रायंगल ही बोला। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया था, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जब भी इस एरिया में जाओ, कभी रेडियो ना चले, कंपास खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रीडिंग फ्लक्चुएट हो जाना। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आसमान से प्लेन्स और समुंदर से शिप्स ये भी गायब हो रहे थे, और इनके साथ साथ जो लोग वो भी गायब हो रहे थे। गायब भी इस तरीके से हो रहे थे, चाहे आदमी हो या शिप, छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था। तो जब ये चीज़ें हो रही थी तो लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने बोला कि इस एरिया में सी मॉन्स्टर है, कुछ का कहना था कि एलियंस का इन्फ्लुएंस है, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं हो रहा था। 1888 में एक शिप था एलन ऑस्टिन, ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 3 दिन ट्रैवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम ग्रिफिन था, एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंच जाए। और ये जो शॉर्टकट था वो बर्मुडा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। लेकिन जैसे ही बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया आता है, कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी बोट दिखती है जो बिना किसी पैटर्न के अजीबोगरीब तरीके से इधर से उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उस बोट से। शुरू में तो ये लोग डर रहे थे,
कुछ टाइम के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट पर भेजा, ये चेक करने के लिए कि ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उस बोट पर पहुंचने के बाद ये सब शॉक हो गए। पूरी की पूरी बोट खाली थी और उसमें कोई भी नहीं था, ना कोई कैप्टन था, ना ही कोई क्रू मेंबर और ना ही कोई पैसेंजर। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सारी चीज़ें उस शिप की सही सलामत थी, कोई डैमेज नहीं था। इसके बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि इस बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं। वहाँ की जो अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म कर देंगे, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही होगी तो उसे वो ट्रैक कर सके। तो जब ये लोग उस शिप को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं, बहुत ही भयानक तूफान आता है और कुछ देर के लिए जो बोट थी वो गायब हो जाती है। जैसे ही तूफान शांत होता है, दोबारा से वो बोट दिखती है। हर कोई उस बोट को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग उस बोट को न्यूयॉर्क लेके जा रहे थे सारे के सारे गायब, और जो बोट थी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद वो बाकी लोग बोट को वही छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क चले जाते हैं, और अगले दिन हर जगह ये स्टोरी फैल जाती है। एक और बोट थी जिसका नाम था मैरी सेलिस, जिसे 7 नवंबर 1872 न्यूयॉर्क से इटली जाना था। और ये जो शिप थी इसमें भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब ये शिप बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचती है तो उसकी थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाती है। इसको बहुत ढूंढा जाता है लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलती। करीब 1 महीने के बाद 4 दिसंबर 1872 को शिप बर्मुडा ट्रायंगल के करीब तैरता दिखता है। जिन लोगों को ये शिप दिखता है वो इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद रेस्क्यू टीम आती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस पूरी शिप पर एक भी आदमी नहीं था। शिप को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, यहाँ तक कि डिनर टेबल पे खाना भी एज इट इट पड़ा था। लेकिन कैप्टन वहाँ पर नहीं था, ना ही क्रू था और ना ही कोई पैसेंजर, सबके सब गायब थे। इनका आज के डेट तक पता नहीं चला कि ये लोग कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। अब ये जो स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जैसे कई और स्टोरीज है इस बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर, जो बुक्स, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में बिक रही है। इसके पीछे कारण यही है कि लोगों को ये पसंद आती है, ये मिस्टीरियस स्टोरीज लोगों को अट्रैक्ट करती है और इसी चीज़ का बिजनेस बनाया जाता है। आप सर्च करके देखिएगा बर्मुडा ट्रायंगल पर कितनी मूवीज़ बनी है, आप थक जाओगे देखते देखते इतनी मूवीज़ बनी है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के कुछ डेटा पॉइंट्स को उठा के, जो कि 200 साल पुराने हैं, जिन्हें ठीक से वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता, हम कुछ भी मान लेते हैं। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियाँ बेची जाती है, अगर आप छोटी सी सर्च करोगे गूगल पर तो बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो टॉप 10 डेंजरस रीजन में तक नहीं आता। तो जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया था एलन ऑस्टिन शिप का, तो आज की डेट में ये तो वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि एलन ऑस्टिन शिप का जो कैप्टन था, वो जो स्टोरी बता रहा था वो सही भी है या नहीं। मैरी सेलिस्टियन जो शिप थी, जो कहानी है, वो भी पर्टिकुलर शिप थी, उसमें भी लाइव बोट्स गायब थी। और ये जो शिप थी उसके ऊपर एलिगेशन थी कि उन्होंने गलत तरीके से हेवी इंश्योरेंस करा रखा था। इसमें भी यह कहा जाता है कि कोई इमरजेंसी आ गई होगी उस वक्त पर और लोगों को खाली करा कहीं लेकर जाया गया होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। और एक चीज़ आप ज़्यादातर सुनोगे कि कैंपस ख़राब हो जाता है उस जगह पर। देखो, कंपास के अंदर जब भी आप नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करते हो तो अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग दिखता है। इसलिए अर्थ के 2 पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है और दूसरा जियोग्राफिक पोल सिस्टम जो कि अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस है। जियोग्राफिक पोल सिस्टम को हम ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पर आप कंपास से चेक करोगे तो एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाएगा। जिस जगह पर ये एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखता है उसको हम कहते हैं एगोनिक लाइन। वैसे एगोनिक लाइन जो होती है वो चेंज होती रहती है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल पे काफ़ी सालों से इसका सेंटर है, इसलिए इस एरिया में कंपास दिक्कत करता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है। फ्लाइट 19 की भी यही बात करें तो उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी ये आया था कि एक ह्यूमन एरर है, जिसमें वे कंपास फेल्योर की वजह से रास्ता भटक गए थे और लास्ट में उनको फ्यूल ख़त्म हो गया था। बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है वहाँ पर मीथेन हाइड्रेट की फील्ड है, तो जब मीथेन का इरप्शन होता है तो वो पानी से मिलके बड़े बड़े बबल्स बनाता है, जिससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और नॉर्मली जिस डेंसिटी के हिसाब से शिप बने होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और डूब जाते हैं। एक्सपेरिमेंट में भी यह प्रूव हो चुका है कि बबल्स की वजह से शिप डूब सकते हैं। साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल, जिन्होंने
सिडनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च की, जिन्होंने इस पूरे एरिया को अच्छे से एनालाइज किया, इतने सालों तक रिसर्च की। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक ह्यूमन एरर, बैड वेदर और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से हादसे हुए हैं। इस एरिया में ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, इसलिए ज़्यादा सुनाई देता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।